शक्ति वह भौतिक राशि है जो कि एक सेकंड में कार्य करने की दर को दर्शाती है, अर्थात एक सेकंड में आखिर कितना कार्य हो रहा है उसे ही हम शक्ति कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स को और 11th की फिजिक्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति और साथ ही साथ में टक्कर या कोलिजन। तो आइए हम समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को जो कि बहुत जरूरी है। शक्ति क्या होता है? पावर। परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह बताती है कि कार्य कितनी तीव्रता से किया गया है। शक्ति क्या है? वस्तु के द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति कह रहे कि एक सेकंड में आखिर कितना कार्य किया गया है, इसको दर्शाया जाता है W/T, कार्य और नीचे समय अर्थात सेकंड में। इसे कहते हैं शक्ति। इसकी जो SI यूनिट है वॉट, और अगर हम यहां ऐसे देखें, कार्य की होती है जूल, समय की हो गई सेकंड, तो हम इसकी यूनिट जूल सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं, और एक वॉट हम कहेंगे 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट का मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड में आखिर जो 1 जूल कार्य किया गया है उसे हम कहते हैं शक्ति। 1 वॉट 1 जूल अपॉन सेकेंड। सीजीएस इसकी जो यूनिट है वो है अर्ग पर सेकेंड, और डायमेंशन इसके हैं mL/T-3। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गए, ये इसकी SI यूनिट हो गई और ये सीजीएस हो गई। तो 1 वॉट अर्थात 1 जूल प्रति सेकेंड। तात्क्षणिक शक्ति किसे कहेंगे? अगर हम तात्क्षणिक शक्ति को देखें तो शक्ति तो ओवरऑल है ना। जैसे देखो, हम शक्ति की अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं शक्ति के लिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, इसका नाम है ए, और यहां पे एक दूसरा व्यक्ति है, इसको हम नाम दे देते हैं बी। ये अपने सर के ऊपर कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं, और इनको जो दूरी तय करनी है वो दूरी है मान लो 1 किलोमीटर। ठीक है, इनको यहां तक पहुंचना है, ये पॉइंट है इनका, यहां तक पहुंचना है इन्हें। अब हम शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम ये बात करेंगे कि आखिर किसमें शक्ति ज्यादा है। देखो समय, देखो डिस्टेंस सेम है, दोनों को सामान भी सेम ही वजन का दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि कौन इन दोनों में से पहले इस पॉइंट तक पहुंचता है। तो हम बोलेंगे कि अगर ये तेजी से फास्ट इस सामान को लेकर के यहां तक पहुंच गया, अगर ये बी ने मान लो 10 सेकंड लिए और ए ने वहां पहुंचने में 20 सेकंड ले लिया, तो हम इन दोनों की तुलना किससे करेंगे? हम शक्ति से तुलना करेंगे कि इन दोनों में से स्ट्रेंथ या शक्ति किसमें ज्यादा है। तो हम कहेंगे बी में ज्यादा शक्ति है, क्योंकि इसने इतना बड़ा वजन अपने सर पर लेकर के इतनी दूरी को 10 सेकंड में तय कर लिया। ये ऐसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, 1 किलोमीटर कोई 10 सेकंड में नहीं करेगा, ऐसी एक एग्जाम्पल ले लिया। तो 10 सेकंड में ये कवर कर गया और इसे 20 सेकंड लगे, तो हम कहेंगे कि इसकी शक्ति इससे थोड़ी कम है। तो शक्ति माना प्रति सेकंड कार्य करने की दर, आखिर समय 1 सेकंड में कितना जूल कार्य किया गया, 1 जूल कार्य किया गया तो 1 वॉट हम उसे बोलेंगे। प्रति सेकंड कितना कार्य किया जा रहा है उसे हम कहते हैं शक्ति। फिर तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है? तात्क्षणिक शक्ति माना किसी मूवमेंट पे, किसी एक मूवमेंट पर कितनी शक्ति है उसको हम कहते हैं। जैसे समय के किसी, अब मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल, यहां पे इसने 10 सेकंड लिए हैं
ठीक है, और ये इसकी शक्ति से ज्यादा थी। पर मैं पूछ रहा हूं कि 10 सेकंड में से 5वें सेकंड पे, 5th सेकंड पे कितनी शक्ति थी। ठीक है, माना समय के किसी एक इंस्टेंट पर, एक किसी क्षण पर आखिर कितनी शक्ति थी, उसे ही हम कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति। देखो, किसी वस्तु द्वारा अत्यल्प समयांतराल में की गई कार्य की दर तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। इसे बल और वेग के डॉट गुणनफल से भी व्यक्त किया जाता है। कैसे मैं बताऊंगा। और हम जानते हैं तात्क्षणिक छोटे से समय अंतराल के लिए हम वहां पे शक्ति देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, d/dt कर दिया इसको, है ना, दोनों इसमें अवकलन हमने कर दिया, क्योंकि हमें तात्क्षणिक शक्ति को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया, P बराबरी से dw/dt, थोड़े से समय में किया गया कार्य, ये होती है हमारी तात्क्षणिक शक्ति। अच्छा, अगर हम बात करें अश्व शक्ति की, हम बात करते अश्व शक्ति, हमने सुना होगा हॉर्स पावर, कई मोटर के केस में, कई जगहों पे आप ये सुनेंगे कितने हॉर्स पावर। तो ये अश्व शक्ति क्या होती है, अश्व शक्ति होती है जब एक सेकंड में अगर ,745.5 वॉट एक सेकंड में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड में कितना, 745.5 वॉट या 746 वॉट। अगर कोई मशीन एक सेकंड में 746 वॉट पावर दे रही है, तो हम कहेंगे कि वहां पे कितनी पावर है, 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति। तो इसकी घोड़े से तुलना की गई है, तो वही चीज को यहां पे बताया गया है। अश्व शक्ति वो कितनी होगी, 746 वॉट, यही हमारी अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर कहलाती है। 1 वॉट कितना होता है, मैं भी बता रहा था, 1 वॉट कितना है, 1 वॉट है 1 जूल प्रति 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो हम उसको कह रहे हैं 1 वॉट। तो यहां पे देखो, यहां पे 746 वॉट है, माना 1 सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हो उसको। तो इसलिए अश्व शक्ति जो है हॉर्स पावर, इसको कहा जाता है 746 वॉट को। तो ये हमारी शक्ति के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। यहाँ पे तात्क्षणिक शक्ति किसी एक क्षण पर, और अगर हम औसत शक्ति की बात करें तो औसत शक्ति एक निश्चित समय में जो ओवरऑल एवरेज जो पूरी शक्ति का रहा है पूरे रास्ते में, उसको हम कहते हैं एवरेज या औसत शक्ति, और ये तात्क्षणिक शक्ति। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, शक्ति क्या है, शक्ति है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर, जो ये बताती है कि कार्य कितनी तीव्रता से किया गया। तो W/T, जूल प्रति सेकंड, जूल पर सेकंड इसकी यूनिट है, वॉट इसके SI यूनिट जो है 1 वॉट 1 जूल प्रति 1 सेकंड में, माना 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया गया है, उसे हम कहते हैं 1 वॉट। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शक्ति बेसिकली कही क्या जाएगी, किस चीज से हम शक्ति को यहाँ पे उसका अनुमान लगाते हैं बेसिकली। यहां हम इसको देख लेते हैं कुछ केसेस के माध्यम से। मैं इसको यहां मिटा देता हूं। कुछ केसेस लेकर के हम इस चीज को देखते हैं। केस 1, जब बल नियत हो, ठीक है, माना जब बल कांस्टेंट हो, उस स्थिति में शक्ति क्या होगी। तो हम जानते हैं कार्य क्या होता है, हमारा कार्य होता है F वेक्टर डॉट x वेक्टर। x क्या है, हमारी डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, इन दोनों का
डॉट प्रोडक्ट है हमारा कार्य। अगर हम बात करें अब शक्ति की, तो शक्ति की बात करें ये dw अपॉन dt। तो यहां पे अगर हम देखें w की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, d f वेक्टर डॉट x वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, तो अब यहां जो केस हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं जब आपका बल जो है, आपका बल जब नियत है। ठीक है, जब बल नियत है, तो बल नियत है, कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे और सिर्फ किसका अवकलन करेंगे, हम करेंगे यहां पे आपके x का। तो यहां कितना आ जाएगा, f बाहर आ गया, ये हो जाएगा आपका dx वेक्टर अपॉन dt। हम जानते हैं जब किसी विस्थापन का हम अवकलन करते हैं तो हमें वहां वेग प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, f वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो जो हमारा बल है p, वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है आपके f वेक्टर और v वेक्टर का। p बराबरी से f वेक्टर डॉट v वेक्टर, और जो शक्ति है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, ये यहां पे आपको मिला जब बल नियत है। दूसरा केस हम लेते हैं जब बल परिवर्ती हो। जब बल आपका परिवर्ती हो, ये हमने देखा किस केस में, जब बल आपका नियत है, कांस्टेंट है। अभी हम देख रहे हैं जब बल आपका परिवर्ती हो। तो अगर परिवर्ती है तो P बराबरी से क्या हो जाएगा आपका d f वेक्टर डॉट x वेक्टर अपॉन dt बराबर। अब क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो दोनों का ही मुझे अवकलन करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे अवकलन की बात आती है तो हम एक एक करके पहले एक का अवकलन करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे का करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, x को बाहर कर देता हूं, x वेक्टर d f वेक्टर अपॉन dt प्लस, अब इसका करते हैं हम, f वेक्टर को बाहर कर देते हैं, f वेक्टर d x वेक्टर अपॉन dt। तो हम जानते हैं dx अपॉन dt कितना होता है, dx अपॉन dt होता है हमारा वेग। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x वेक्टर d f वेक्टर अपॉन dt प्लस f वेक्टर डॉट v वेक्टर। ये हो गया आपका, किस केस में शक्ति है ये आपकी, जब बल आपका परिवर्ती है, उस केस में आपकी ये शक्ति है। तो दो केसेस हमने इसमें देखे, एक केस जब बल आपका नियत है और दूसरा केस जब बल आपका परिवर्ती है। तो परिवर्ती के केस में ये और नियत के केस में आपको ये बल शक्ति मिलती। ठीक है, ये वही लिखा है कि बल और वेग के रूप में शक्ति कितनी होती है, F बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर। औसत और तात्क्षणिक शक्ति, औसत शक्ति को हम W बाई T से ही रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल सारा कार्य और उसके बीच नीचे समय उसका। चलिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, वो है टक्कर या कोलिजन। आखिर कोलिजन या टक्कर होती क्या है। तो बचपन से लेके हम ये चीजों को देखते आए हैं कि आखिर टक्कर होती क्या है। ठीक है, अगर कोई भी दो चीजें आपस में संपर्क में आती है, आपस से टकराती है, उसे ही हम टक्कर कहते हैं। दो गाड़ियों का टकराना, दो चीजों का टकराना, दो लोगों का टकरा जाना, ठीक है, ये सब टक्कर के ही एग्जाम्पल है। जब भी दो चीजें आपस में टकरा रही है उसे ही हम कहते हैं टक्कर। लेकिन अभी इस टक्कर को हम फिजिक्स की भाषा में समझने जा रहे हैं कि आखिर फिजिक्स में ये टक्कर होती क्या है और कितने तरीके की होती है, क्या क्या होती है। तो हम वो सारी चीजों को इसमें समझेंगे। तो टक्कर की जो परिभाषा है वो है जब दो वस्तुएं बहुत कम समय के लिए अत्यधिक बलों के साथ परस्पर संपर्क में आती है तो इस घटना को टक्कर कहा जाता है। इसमें संवेग का संरक्षण सदैव लागू होता है। हमने इससे पहले के वीडियो में संवेग संरक्षण के नियमों को पढ़ा है। तो इसमें संवेग का संरक्षण सदैव लागू होता है। इसके प्रकार है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ।
जब दो वस्तुएं बहुत कम डेल्टी टाइम के लिए टकराती है, तो जब वो टकराएगी तो नेचुरली हम जानते हैं न्यूटन का जो तीसरा नियम है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब वो दोनों टकराती है तो बल लगता है, जितना बल इसने उस पे लगाया एक वस्तु ने दूसरी पे, उतना ही वो भी उसके ऊपर लगाती है। तो इस तरीके से टक्कर होती है। और उस आधार पे जो टक्कर है, टक्करों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन, और एक है आपका अप्रत्यास्थ टक्कर, इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम इसको पूरा देख करके चलते हैं कि आखिर ये प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। देखो, प्रत्यास्थ टक्कर की परिभाषा पहले हम पढ़ते हैं। जिस संघट्ट में संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद, माना ये टक्कर को संघट्ट भी कहते हैं, आप टक्कर की जगह वहां पे संघट्ट वर्ड यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। संघट्ट, जिस संघट्ट में संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद तंत्र का कुल संवेग तथा कुल गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, उस संघट्ट को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। संघट्ट के बाद वस्तुएं अपना मूल आकार पुनः प्राप्त कर लेती है तथा विकृति, ऊष्मा या ध्वनि के रूप में कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। देखो क्या होता है प्रत्यास्थ टक्कर, हम इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। जब ये टक्कर होती है इस कोलिजन में, इस संघट्ट में, जब दो चीजें आपस में टकराती है तो टकराने के बाद इनके संवेग में जो तंत्र का कुल संवेग है और साथ में जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर होती है। मतलब चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके उदाहरण, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं फिर आपको बताता हूं। मान लो यहां पे दो ये एक बॉडी है M1 और ये है M2। यहां बीच में एक और बना देता हूं। ये A, B और ये C केस। ये C केस है, ये B केस है और ये आपका A केस है। ये है जब ये एक बॉडी है, एक M1 और M2, ये दो पिंड चल रहे हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे U1 से U2 से चल रहा है, ये आपका U1 वेग से चल रहा है, ठीक है। U1 से चल रहा है, U2 से चल रहा है, और आप ये मान के चलो कि U1 इज ग्रेटर देन U2। M1 U1 वेग से चल रहा है, M2 U2 वेग से चल रहा है, और हम ये मान रहे हैं कि U1 U2 से ज्यादा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये U1 इसके पास आएगा और U2 को टक्कर मारेगा। ये एक सरल रेखा में, ये U1 वेग से आ रहा है M1 और ये U2 से जाकर टकरा जाता है। अब बहुत कम समय के लिए, डेल टी समय के लिए ये दोनों आपस में टकराते हैं। टक्कर के बाद ये दोनों वापस अलग होते हैं। अब नेचुरली जब ये दोनों टकराए तो टकराने के बाद, जैसे मैंने बताया, न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। जितने फोर्स से M1 M2 से टकराए तो M2 भी उस पर फोर्स लगाएगा, और जब ये दोनों की टक्कर, कोलिजन होगा, संघट्ट होगा, तो इसके बाद दोनों की वेलोसिटी जो है, वेग है, उनमें परिवर्तन आ ही जाएगा। तो ये थोड़े समय के लिए टकराए और फिर उसके बाद अलग हो गए। जब अलग हुए तो दोनों की जो वेग है उसमें फर्क आ गया। जो U1 था पहले M1 का, ये M1 ही है ना, ये M1, ये आपका M2, ये आपका M1 और ये आपका M2। अब ये V1 वेग से आगे बढ़ रहा है और ये आपके V2 वेग से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इस सब की बात करें हम, तो प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब है
कि प्रत्यास्थ टक्कर जब होती है तो उस केस में आपका जो संवेग है वो भी संरक्षित रहता है टोटल, और आपकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है टोटल। कैसे? कहने का मतलब संवेग क्या होगा, चलो इस केस में टक्कर के पूर्व, टक्कर के पूर्व, टक्कर के पूर्व इसमें यहां पे आप देखोगे कितना संवेग होगा, हम देख लेते हैं। टक्कर के पूर्व संवेग टोटल, टक्कर के पूर्व टोटल संवेग कितना है? इसके केस में होगा m1 u1 प्लस m2 u2, m2 u2। यह है टक्कर से पूर्व संवेग। टक्कर के बाद संवेग कितना हो गया? टक्कर के बाद टोटल संवेग, टक्कर के बाद टोटल संवेग कितना होगा? ये देखो m1 v1 प्लस m2 v2। ये टोटल संवेग है आपका टक्कर के बाद, ये टोटल संवेग है आपका टक्कर से पहले। तो ये दो, इसका ये कहना है जब भी प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के पूर्व का संपूर्ण संवेग और टक्कर के बाद का जो संपूर्ण संवेग है वो बराबर होता है। कहने का मतलब है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। ये है बराबर, ये इसकी एक बात कहती है। दूसरा, ये संवेग के केस में हो गया। और अगर हम बात करें, हम बात करते हैं किस केस में? हम बात करें अगर गतिज ऊर्जा के केस में, तो मैं इसको यहीं पर मिटा करके कर दे रहा हूं। गतिज ऊर्जा के केस में क्या होगा? ये संवेग के केस में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा के केस में इस नियम को। गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी? 1/2 mv²। ठीक है, ये आपका u2 वेग से चल रहा है। तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसा इसमें कहा गया है कि गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? संरक्षित रहती है। कहने का मतलब है टक्कर के पूर्व की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2। इसके लिए कितनी होगी? m1 के लिए m1 u1 स्क्वायर प्लस v जैसा दिख रहा है, u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद कितनी हो गई? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यह है गतिज ऊर्जा के केस में कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो भी संरक्षित रहती है। मतलब टोटल गतिज ऊर्जा पहले की और टोटल गतिज ऊर्जा बाद की, ये दोनों बराबर होती है। संरक्षित मतलब समझते हैं ना? हो सकता है कि इनिशियली u1 वेलोसिटी, ये वेग ज्यादा हो, u2 कम हो, और बाद में जो हुआ तो v1 जो बना m1 के लिए वो कम हो गया और v2 ज्यादा हो गया, लेकिन उन सब का जो जोड़ है वो बराबर होगा, पहले वाले का और बाद वाले का ये बराबर होगा, बस ये इसमें फर्क होता है। तो ये है आपकी प्रत्यास्थ टक्कर के केस में। अब अगर हम देखें अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, परिभाषा देखो, जिस संघट्ट में संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद तंत्र का कुल संवेग तो संरक्षित रहता है,
परंतु कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, उस संघट्ट को हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? पहला जो नियम था संवेग का, संवेग तो संरक्षित है, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है उसका कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ वहां पे आपको घाटा हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं, वो संरक्षित नहीं है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है अप्रत्यास्थ टक्कर या अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में। संघट्ट के दौरान कुछ गतिज ऊर्जा विकृति, ऊष्मा अथवा ध्वनि के रूप में नष्ट हो जाती है, अतः संघट्ट के बाद वस्तुएं सामान्यतः अपना मूल आकार पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाती। माना वस्तुओं के शेप में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, और साथ ही साथ में जो काइनेटिक गतिज ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं ध्वनि के रूप में या किसी इस तरीके से वो, जैसे मान लो दो कारें टकरा गई, ठीक है, तो कार टकरा गई तो बहुत साउंड आया, आवाज आई, तो गतिज ऊर्जा बहुत सारी उसमें चली गई। साथ ही साथ में गाड़ियों का शेप भी बिगड़ जाएगा, जो कि वापस नहीं आएगा, है ना। तो ये होती है आपकी अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, अप्रत्यास्थ संघट्ट। संघट्ट के पहले और बाद में तंत्र का कुल संवेग संरक्षित है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। एग्जाम्पल देख लो। वही चीज को अगर मैं आपको बताऊं कि जो मोमेंटम है, मान लो जो दो बॉडी थी, जैसा हम अभी देख रहे थे, दो बॉडीज थी m1 m2, वो टकराई m1 m2 डेल टी टाइम के लिए, फिर बाद में इनकी वेलोसिटी, ये u1 था, ये u2, ये v1 और ये v2, m1 m2, ठीक है। तो क्या इनका कहना है कि संवेग संरक्षित है, संवेग संरक्षित है, संवेग संरक्षित है। तो यहां पे क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये ठीक है, ये फॉलो होगा, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल, ये दोनों बराबर नहीं होती है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। तो गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं है, मतलब जो शुरू में टक्कर से पूर्व जो टोटल गतिज ऊर्जा थी, वो टक्कर के बाद टोटल गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होगी, ये इसका कहना होता है। यह है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। वही अप्रत्यास्थ टक्कर है। इससे पहले हमने अप्रत्यास्थ को देखा था जिसमें थोड़ी एनर्जी गतिज ऊर्जा का लॉस हो रहा था। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर माना ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं एक साथ चिपककर समान वेग से चलने लगती है और अधिकतम गतिज ऊर्जा नष्ट होती है। इसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट या टक्कर के केस में क्या होता है, जब दो वस्तुएं टकराई तो टकराने के बाद ये चिपक जाती है और चिपक करके एक ही वेग से आगे की ओर बढ़ती है और मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का लॉस हो जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे मैं आपको फिर सारे एग्जाम्पल भी फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लो दो वस्तुएं, ये दो वस्तुएं हैं, ये आपका एक m1 मास, ये है आपका m2। ये दोनों चल रहे थे पहले किस वेग से, मान लो ये चल रहा था u1 से, ये चल रहा था u2 से, दोनों टकरा गए।
ठीक है, और टकराने के बाद ये दोनों आपस में चिपक गए और चिपक करके अब एक ही वेग से ये आगे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये होती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है इसमें, लेकिन इसमें जो आपका मोमेंटम संवेग तो कंजर्व्ड है, इसमें संरक्षित है, लेकिन जो आपका गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं है। तो यहां अगर मैं देखूं संवेग को देखूं तो कितना होगा ये m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2v। काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं है, ये तो हो जाएगा यहां से, और लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो तो पूर्णतः लॉस ही हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं है, ये मैं यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं है, नहीं है। एग्जाम्पल, गोली का लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाना। ठीक है, जब चलती हुई गोली लकड़ी के ब्लॉक से टकराकर उसमें धंस जाती है, संघट्ट के बाद गोली और लकड़ी का ब्लॉक साथ में एक ही वेग से चलने लगते हैं। इस संघट्ट में संवेग तो संरक्षित है, लेकिन गतिज ऊर्जा का अधिकतम ह्रास हो जाता है। माना एक लकड़ी है, ठीक है, उस पर गोली लगी, अब वो दोनों चिपक गए और साथ में जा रहे हैं, तो इसमें मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व्ड है, वो संरक्षित है, लेकिन आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। गीली मिट्टी की गोली का दीवार से टकराकर चिपक जाना। आप अगर किसी गीली मिट्टी को, गोले को फेंक रहे हैं तो दीवार से चिपक के स्थिर हो जाएगी, और अगर दीवार चल रही है कहीं तो दीवार के साथ आगे बढ़ जाएगी। तो एक साथ गति करते इसमें वस्तुएं अलग नहीं होती और ऊर्जा का अधिकतम भाग नष्ट हो जाता है। ये उदाहरण आपके संपूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के। इससे पहले हमने किसका देखा था? हमने सिंपल ये अप्रत्यास्थ का देखा था, अप्रत्यास्थ। उसका उदाहरण क्या था अप्रत्यास्थ का? अप्रत्यास्थ वही है, लेकिन वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ थी, अप्रत्यास्थ थे, माने इसमें थोड़ी ऊर्जा का लॉस होता है, गतिज ऊर्जा का पूरा नहीं होता है। तो उसके उदाहरण क्या देखे थे कि मिट्टी की गोली का दीवार से टकराना, टकराने पर गोली विकृत हो जाएगी, उसका शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है, और वो वापस उस शेप को पा नहीं पाएगी। रेत की थैली पर गेंद का गिरना, गेंद उछलती नहीं है और ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है, ये जिसमें थोड़ी गतिज ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ये कुछ उसके एग्जाम्पल। और प्रत्यास्थ का, हाँ, प्रत्यास्थ टक्कर को अगर हम बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रत्यास्थ टक्कर नहीं होती है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, ठीक है। अगर ऐसे आप देखोगे तो प्रत्यास्थ टक्कर जिसमें शेप भी बिल्कुल चेंज ना हो, सब कुछ संरक्षित भी रहे, तो ऐसा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं है, ये होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आणविक अणुओं के, इसमें गैस मॉलिक्यूल के रूप में। गैस के अणु आपस में टकराने के बाद अपना मूल आकार और वेग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। गैस के अणु, इसका एक उदाहरण है आपकी प्रत्यास्थ टक्कर का। बिलियर्ड गेंदों के बीच का संघट्ट आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति माना अगर आप घर्षण को बिल्कुल शून्य मान लेते हो, टकराने के बाद गेंदें अलग हो जाती है और ऊर्जा का ह्रास नगण्य हो जाता है। आपने बिलियर्ड्स को देखा होगा अगर, तो उसमें भी उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट वो इतना परफेक्ट एग्जाम्पल फिर भी नहीं है। लेकिन जो गैस के अणुओं और चार्ज के केसेस में जितना आएगा, तो वो सारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आ रहा है वो प्रत्यास्थ टक्कर के उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यह है एक विमीय संघट्ट और द्विविमीय संघट्ट, वन डायमेंशनल कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन। तो हम एक एक करके इलास्टिक के केस में और पूर्णतः इनइलास्टिक केस में, प्रत्यास्थ टक्कर के केस में और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के केस में हम एक डायमेंशन में देखेंगे कि आखिर डेरिवेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वन डायमेंशनल कोलिजन क्या है? जिस संघट्ट में सभी पिंडों की गति एक ही सीधी रेखा में होती है उसे एक विमीय संघट्ट कहते हैं। इसमें सभी वेग एक ही दिशा या विपरीत दिशा में होते हैं। हमने इससे पहले शुरू में हमने पढ़ा हुआ है कि
एक लाइन में कैसे मूवमेंट हो रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक लाइन में, जैसे रोड से कार जा रही है वो टकरा गई, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसे हम वन डायमेंशनल। और एक है प्लेन में, समतल में गति, समतल में माना जैसे कैरम का बोर्ड, कैरम बोर्ड पे जब आप स्ट्राइकर से हिट करते हैं किसी भी इसको, तो क्या होता है कि वो एक प्लेन पे गति कर रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टकराएगा स्ट्राइकर उससे, और वो एक इस तरफ जाएगी एक इस तरफ चली जाएगी। तो एक प्लेन में होने वाली गति वो हो जाती है टू डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल माना है कि स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में जो गति हो रही है उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल। तो हम देख लेते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर एक विमीय कोलिजन में क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर, और साथ ही साथ द्विविमीय में क्या होता है। एक विमीय संघटक के उदाहरण है एक सीधी रेखा में चलती हुई दो गेंदों का टकराना, ठीक है, सीधी रेखा में, और क्षैतिज सतह पर एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से टकराना सीधी रेखा में। हम देख लेते हैं यहां पे प्रत्यास्थ टक्कर एक विमीय गति में। प्रत्यास्थ संघट्ट लिख देता हूं मैं, संघट्ट एक प्रत्यास्थ संघट्ट एक विमीय गति में। तो इसका सिंपल उदाहरण हम लेकर चलते, जो हमने इससे पहले भी देखा, उसी को हम यहां पे कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसे, यह है आपका m1 मास जो कि u1 गति से चल रहा है, यह आपका m2 मास जो कि u2 गति से चल रहा है, यह आपका m1 मास टक्कर के बाद, ठीक है, ये क्या है, टक्कर से पहले लिख देता हूं मैं यहां पे, टक्कर से, ये हम प्रत्यास्थ संघट्ट के केस में देख रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक में, ये है टक्कर के बाद। टकरा गए डेल्टी समय के लिए, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई है v2, ठीक है। अब हम एक विमीय गति में देख रहे हैं स्ट्रेट में, और ये प्रत्यास्थ टक्कर है। तो प्रत्यास्थ टक्कर में आप जानते हो क्या होता है कि संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो हम इसके डेरिवेशन को यहां पे देख लेते हैं। यहां लिख देता हूं, संवेग संरक्षित है। अब अगर हम यहां देखें तो हम लिख देते m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर ए, मान लो यहां पे हम कर देते m1 और इसको इधर ले आते माइनस m1 v1 इसको इधर लेके चले जाते, माना 2 वालों को एक तरफ कर देते और 1 वालों को एक तरफ कर देते, m2 v2 माइनस m2
U2। यहां से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं इसको, M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। ठीक है, ये हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने किससे निकाल लिया है, संवेग संरक्षित है, इस नियम से हमने निकाल दिया कि जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, वो हमने कर दिया यहां पे। अब हम दूसरा नियम लेते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षित है। तो गतिज ऊर्जा संरक्षित है तो क्या हो जाएगा, 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 को 1/2 को हटा ही दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम 1 वालों को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आते M2 U2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें से M2 और M1 को कॉमन ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं हम M1 को कॉमन, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू M2, ये क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या अगर आप ध्यान से देखो यहां पे आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B। ठीक है, ये होता है मैथ्स का, ये एक रूल है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, M1 U1 माइनस V1 U1 प्लस V1 बराबर M2 V2 माइनस U2 V2 प्लस U2। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, पहले 2 लिख लेते हैं हम पूरी की पूरी। M1 क्या थी, U1 माइनस V1, U1 माइनस V1, U1 माइनस V1 U1 प्लस V1 बराबर कितनी है ये, M2 V2 माइनस U2 और V2 प्लस U2। हमने इसको डिवाइड किया है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी हमारी M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। तो यहां हम इसको डिवाइड कर देते हैं, M1 U1 माइनस V1 और ये डिवाइड कर देते हैं हम M2
v2 माइनस u2 से। तो यहां क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1, m2 से m2 और v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2। ठीक है, तो यहां आ गया आपका u1 प्लस v1 बराबर आ गया ये कितना, v2 प्लस u2। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये जो वेलोसिटी है ये कहलाती है आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। माना जब ये दोनों टकरा रहे हैं, जब दो बॉडीज एक दूसरे के पास, पीछे की बॉडी आगे वाली बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, पहुंचने की गति, मैं इसको कह सकता हूं क्या है, निकट पहुंचने की गति। निकट निकट पहुंचने की गति, और ये है दूर जाने की गति। हाँ, मतलब जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद, दोनों टकराने के बाद दूर होंगे ना, तो दूर जाने की गति कहलाती है, इसको ऐसे कह सकते हैं। और इनका जो रेशियो होता है वो होता है E बराबर से v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u1 माइनस, अरे यार पूरा ही मिट गया, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक E। ये हमें ये बताता है कि आखिर कौन सा कोलिजन हो रहा है, क्या प्रत्यास्थ टक्कर हुई है या अप्रत्यास्थ हुई है या फिर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हुई है, उसको बताने का काम करता है E। ये मैंने इसको डेरिवेशन से थोड़ा आप अलग ले सकते हो, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, 3 दे दो इसे, और इसको अलग कर दो, और ये जो सेपरेट है इसको आप अलग तरीके से बता सकते हो। ये जो मैं कर रहा हूं ये आप अलग इसको मेंशन कर सकते हो, ये वाला, ये मैं समझाने के लिए किया है आपको, ये और ये भी, ये जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रत्यास्था गुणांक है। यदि E 1 के बराबर है, माना ये कौन सा होगा टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, अगर E 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो ये है अप्रत्यास्थ टक्कर। और यदि E आपका 0 है, तो 0 मतलब यह है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये क्या होगी आपकी, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये चीज, और मैंने डेरिवेशन को यहां रोक के ये पहले समझा दिया है, आप इसको एक तरफ मेंशन कर सकते हो। अभी मैं वापस यहां से आता हूं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी, इक्वेशन 3 से आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 से आप क्या थी वो, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। तो आप यहां से v2 निकाल लो, v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, और इस वैल्यू को अब हम रखते हैं
V2 को समीकरण, देखो कहीं मैं इक्वेशन लिख देता हूं, कहीं समीकरण लिख देता हूं, आप समझ जाना, बात एक ही है। आपको पूरा हिंदी में ही लिखना है। V2 को समीकरण ए में रखने पर हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं समीकरण ए में। समीकरण ए कहां गया, समीकरण ए है हमारा ये, ठीक है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हमारा समीकरण ए है, इसमें हमें रखना है, तो हम v2 की जगह रख देंगे। तो समीकरण एक ए में, तो यहां पे हम लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 की जगह मैं लिखूंगा ये u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करके देखो, m1u1 प्लस m2u2 बराबर कितना हो जाएगा, ये m1v1 प्लस, ये पूरा देख लो आप, m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। क्या इसमें से कोई चीज कैंसिल हो रही है? हाँ, m2u2 और नहीं, कैंसिल कहां हो रही है, m2u1, हाँ कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल इसमें। अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कैंसिल होते दिख रहा है क्या, m1u1 m2u2, ठीक है, नहीं है। तो मैं अब यहां से इन टर्म्स को इस तरफ लेकर के आता हूं, ठीक है। मैं किस किस को ले आता हूं, m1u1 और ये m1v1 को ले लेता हूं। m1u1 प्लस m1u1 हो गया, m1 वाला कौन सा है, m1 हो गया बाहर, हाँ u1 माइनस m1u1, ये ले लेते हैं, m1u1 माइनस m2u1 प्लस m2u2 वाला, ये m2u2 प्लस m2u2, और ये क्या है आपका, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख लो, कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ u1 निकल जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, u1 इंटू m1 माइनस m2 हो जाएगा, m2u1, ठीक है, प्लस m2u2 कितना हो जाएगा, 2m2u2 इक्वल टू, यहां भी v1 बाहर आएगा, m1 प्लस m2 इंटू v1, यही होगा। अब अगर मैं v1 की वैल्यू निकालूं और m1 प्लस m2 को नीचे भेज दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पे मैं लिख देता हूं v1 को यहां, ठीक है, v1 को मैं एक तरफ कर दे रहा हूं और m1 प्लस m2 को इनके नीचे भेज दे रहा हूं, तो यहां आपको मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा v1, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने वेलोसिटी निकाल ली v1। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं v2 को भी, ठीक है, कुछ नहीं करना होगा आपको। आप जो इक्वेशन यहां ले रहे हो v2 वाली, यहां से आप सिर्फ किसको ले लोगे, आप ले लोगे v1 को, u2 प्लस v2 माइनस u1, ठीक है, u2 प्लस v2 माइनस u1 ले लोगे तो आपको v2 की वैल्यू निकल आएगी, आपको पता चल जाएगा v2 कितना होता है। तो ये आप फाइंड आउट करना कि आखिर v2 कितना होगा, ठीक है। तो ये जो हमने देखा, ये प्रत्यास्थ टक्कर के केस में हमने
वेलोसिटी निकाली है कि टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसमें हमने दोनों सिद्धांतों का प्रयोग किया। हमने इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग को भी देखा हमने संरक्षित है, और साथ ही साथ में हमने इसमें देखा कि काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित है, और उन दोनों की मदद से हमने V1 और V2 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया। यह है आपका प्रत्यास्थ टक्कर के केस में। अब हम देखते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट एक विमीय संघट्ट के केस में, एक विमीय संघट्ट में, एक विमीय संघट्ट में, ठीक है, माना वन डायमेंशनल कोलिजन, सेम वही चीज चल रही है। अप्रत्यास्थ वाली अब बात आ गई है हमारी। तो अप्रत्यास्थ टक्कर के केस में क्या होता है, हम लोग जानते हैं अप्रत्यास्थ के केस में क्या होगा। मैं फिर से शेप बना देता हूं। ये हमारा u1 वेलोसिटी से m1 बॉडी, ये हमारी u2 वेलोसिटी से m2 बॉडी, और बाद में v1 m1 बॉडी, और ये आपका v2 m2 बॉडी। ठीक है, ये हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में देख रहे हैं। और आप जानते हो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है, संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं रहती है। ठीक है, तो हम यहां पे जो नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षित है। यहां पे एक मिस्टेक मैंने की, मुझे इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ का केस है। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ के केस में जब दोनों बॉडीज टकराती है तो टकराने के बाद वो चिपक जाती है और चिपक करके एक ही वेग से गति करती है। ठीक है, तो वो मेरा रह गया, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम सही कर देता हूं। वेलोसिटी इसमें सेम होगी, ये सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। ये आपका m1, ये आपका m2 सेम। ठीक है, तो संवेग संरक्षित टकराव के बाद, टकराव से पहले संवेग संरक्षित है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे m1 और u1। ठीक है, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में। तो हम यहां पे एक और चीज लेते हैं कि यहां जो u2 है ना वो भी 0 है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। आप ये मानो, ये सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है इसकी, इधर से m1 की तो वेलोसिटी है, और ये m2 आपका स्थिर है, m2 आपका चल नहीं रहा है। आप ये मान के चलो, तो u2 यहाँ पे 0 है, m1 m2 है यहाँ पे। आप इस तरीके देखो, मानो ये बॉडी रुकी हुई है और ये पीछे से आकर के इससे टक्कर मार रही है। ठीक है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इसमें 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v कॉमन ही है इनका क्योंकि दोनों चिपक गए। तो यहां पे आपको वेलोसिटी मिलेगी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी चीज इसमें है कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है। तो अगर हम देखें जो गतिज ऊर्जा इनिशियल है, हम देखते हैं कि भाई
गतिज ऊर्जा इसमें इनिशियल कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, 1/2 m1 u² होगी, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद जो फाइनल है वो कितनी हो जाएगी, वो दोनों बॉडीज के इससे मिला करके हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2 और v² हो जाएगी यहाँ पे v, है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं v की, तो कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे देखो 1/2 m1 प्लस m2 v², v कितना है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1² u1² अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। देखो हम ये नहीं बता रहा हूं मैं कि ये गतिज ऊर्जा आपकी संरक्षित है, नहीं, मैं बस देख रहा हूं इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, और फिर हम दोनों को घटा के देखेंगे कि आखिर कितनी काइनेटिक एनर्जी बचती है। तो ये यहां से ये गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां आपको मिल गया 1/2 m1² u1² अपॉन m1 प्लस m2। और हम देख लेते काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। नेचुरली काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगी टकराव से पूर्व वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि टकराने के बाद तो उसका मैक्सिमम लॉस हो जाता है, तो लॉस होने पे उसमें कम बचेगी, इसलिए हमने ज्यादा समझी है इनिशियल वाली को और बाद वाली को कम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, इनिशियल कितनी है 1/2 m1 u1² माइनस 1/2 m1² अपॉन m1 प्लस m2 u1², ठीक है। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं 1/2, और किसको निकाल सकते हैं हम यहाँ m1 1/2 लिख देते हैं, और u1² को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या बचा आपका m1 माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये 1/2 u1², ये इधर जाएगा, यहां पे नीचे आएगा m1 प्लस m2, ऊपर गया ये आपका आ गया m1² प्लस m2² माइनस m1², m1² से m1² कट गया, आपको आ गया m2 यहां मैं बॉक्स बना के आगे का कर दे रहा हूं। यहां से फिर आ गया आपका फाइनली 1/2 m2² अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अपॉन, हाँ ये एक मिनट यहां पे एक मिस्टेक हुई, एक यहां थोड़ा चेंज है, m1 प्लस m2, ये हो गया आपका m1 प्लस m2, ये जब इधर गया तो ये तो m1² हो गया, पर ये प्लस होके m1 m2 हो जाएगा ना, m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। तो यहां पे आपका आता है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस, ये आपको मिल गया क्या, ये है आपकी फाइनल इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वन डायमेंशन में प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर को। इसके बाद अब हम देखेंगे कि दो डायमेंशन में द्विविमीय संघट्ट में प्रत्यास्थ टक्कर और ये अप्रत्यास्थ टक्कर कैसे होती है। द्विविमीय संघट्ट,
इससे पहले हमने देखा कि एक विमीय संघट्ट क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के केस में। अब हम देखेंगे द्विविमीय संघट्ट जब टू डायमेंशनल कोलिजन। तो पहले टू डायमेंशनल हमने पहले भी देखा है। टू डायमेंशनल मतलब जब प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जैसे एक कैरम बोर्ड, ये उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक प्लेन में जब कोई गति होती है तो उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल या द्विविमीय गति। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक बॉल टकरा रही है, तो इससे पहले जब हमने देखा था कि भाई एक बॉल या पिंड कोई भी जब टकरा रहे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही, वो एक सीधी रेखा में ही वो गति कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे द्विविमीय के केस में जब टक्कर होगी तो दो अलग अलग दिशाओं में वो जो पिंड है वो अपनी अपनी गति करेंगे। जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, तो दीवार पे कोई चीज ऐसी ऐसी चल रही है, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, तो हम कहेंगे प्लेन में है, एक समतल में, टू डायमेंशनल। तो यहाँ पे उसी के एग्जाम्पल को हम समझते हैं। पहले क्या होता है द्विविमीय संघट्ट, जिस संघट्ट में पिंडों की गति दो विमाओं में होती है, ठीक है, एक्स और वाई। हमने इससे पहले अक्षों के बारे में समझा हुआ है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। यहाँ पे दो अक्षों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स और वाई, माना एक प्लेन की गति। जेड में तो फिर 3D चला जाएगा, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ जेड नहीं है, यहाँ एक्स और वाई प्लेन में जो टक्कर हो रही है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दो विमाएं एक्स और वाई दिशा में होती है, उसे द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। इसमें संघट्ट के बाद पिंड विभिन्न दिशाओं में गति कर सकते हैं। एक विमीय में सिर्फ एक दिशा में गति करते थे, द्विविमीय में जब टकराएगा तो दो अलग अलग दिशाओं में वो जा सकते हैं, लेकिन समतल एक होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन के अंदर वो गति होनी चाहिए। जैसे ग्राउंड में भागते हुए बच्चे, फुटबॉल खेलते हुए बच्चे, वो इधर जा रहे हैं ना, तो वो समतल में गति होगी ना। यहाँ पे हम आगे इसको समझते हैं। द्विविमीय संघट्ट के उदाहरण क्या है, कैरम बोर्ड में गोटियों का टकराना, बिलियर्ड्स बॉल्स का टकराना। जब बिलियर्ड्स खेलते हैं तो बॉल एक टकरा के दो अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, तो उसी को यहाँ पे बताया है उदाहरण के रूप में। हम इसको एक डेरिवेशन के इससे समझते हैं, और मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देखो यहाँ पे दो पिंड है आपके, ठीक है। एक है जिसका मास है m1 और इसकी जो गति है वो गति आप समझो वो है u1, ठीक है। u1 वेग से ये m1 पिंड आगे की ओर बढ़ रहा है। यहां एक दूसरा पिंड रखा है जिसका मास है m2 और ये स्थिर है, ठीक है, ये गति में नहीं है। गति में सिर्फ आपका ये m1 मास है जो आगे की ओर गति कर रहा है। अच्छा, जो टू डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, अभी मैं एक एक करके बता रहा हूं। ये प्रत्यास्थ के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये किस केस में आपके प्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट्ट के केस में ये चीज हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें ऐसे ऐसे टकराते जाएगी m1 डायरेक्शन से, इस तरीके से m1 पिंड ये m2 से टकराएगा इस तरीके से। m2 स्थिर है, ठीक है, स्थिर रख रहे हैं हम इसको। और जब ये इससे टकरा जाता है तो टकराने के बाद जो ये m1 है वो टकराया, वो ऊपर की ओर चला गया, और जो m2 है वो नीचे की ओर चला गया। दोनों की दिशाएं बदल गई, ठीक है, दोनों की दिशाओं में चेंज आ गया। m1 इससे टकराया, मान लो जैसे कैरम बोर्ड की एक स्ट्राइकर उसकी गोटी से टकराई, तो स्ट्राइकर चला गया इस ओर और जो गोटी चली गई वो नीचे की ओर चली गई। तो ये m1, यहाँ पे भी ये m1 है, और ये जो m2 है टकरा करके नीचे चला गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये इससे टकराया और ये नीचे की ओर चला गया, ये ऊपर, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो चेंज हो गया। अब इसका वेग क्या होगा v1, और इसका वेग भी क्या हो गया v2, ठीक है। ये v2 वेग आ गया इसका और उसका हो गया v1। अब हमें जो संघट्ट देखना है, हम देखेंगे उसे स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। जो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी रेखा के केस में ही करेंगे हम, लेकिन हम अलग अलग इसमें लेकर के चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो अक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये अक्ष है आपका एक्स अक्ष, और ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, अब ये जो बॉल टकराई तो ये दोनों सीधे नहीं गए हैं, एक इधर गया एक इधर गया। तो हम जानते हैं जब इस तरीके से गति होती है तो हम लोग कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। वेग के हम यहां क्या करेंगे, कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। हमें पता है कि जहां पे एंगल बनता है वहां पे हम कॉस को लेकर के चलते हैं। तो यहां पे ये v1 है, तो v1 के लिए ये थीटा मैं यहां ले रहा हूं, इस पिंड के लिए m1 के लिए, और मैं मान रहा हूं कि x अक्ष के साथ ये पिंड कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये जो m2 है वो इस x अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। ठीक है, ये मान के चलो, और दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। तो अब यहां कंपोनेंट्स अगर ले, v1 का इस बॉल के लिए कौन सा कंपोनेंट यहां x एक्सिस पे आएगा, वो आएगा आपका मान लो उसको हम नाम, उसको ये वाला कंपोनेंट आ गया आपका, इसका हम नाम दे देते हैं v1 cos थीटा। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इस ओर जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं v1 साइन थीटा। हम कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, देखते चलेंगे। अब इसके बाद में हम इसके लिए निकालेंगे v2 के लिए, जो m2 इस ओर गया है, इसका एक कंपोनेंट इस ओर, इसका कलर में चेंज कर देता हूं, इसको दे देता हूं ग्रीन। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा नीचे की ओर, इस ओर, इसको भी मैं ग्रीन कलर देता हूं। तो यहां पे, अब यहां पे क्या हो गया, इसको मैं नाम दे दूंगा v2 cos फाई, और इसको मैं नाम दे दूंगा v2 sin फाई। ठीक है, तो हमने m1 के लिए और m2 के लिए, दोनों के लिए x अक्ष और y अक्ष में कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हम बात स्ट्रेट लाइन में ही करेंगे, सीधी रेखा की बात करेंगे, लेकिन x अक्ष के लिए एक बार सीधी रेखा में देखेंगे और फिर हम y अक्ष के लिए सीधी रेखा में देखेंगे, तो उससे हमारा ओवरऑल चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज हमने देख ली है। यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट्ट देख रहे हैं हम, किसमें, संवेग, क्योंकि आपको पता है प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। तो संवेग x अक्ष की दिशा में, संवेग x अक्ष की दिशा में कितना हो जाएगा, देखते चले। यहां पे m1u1, ये आपका जो m1u1 है, ठीक है, और इस तरफ में हम x को देखते चलेंगे। यहां हो गया ये आपका m1u1। m2u2 क्या होगा, ये जो बॉडी है, पिंड, ये स्थिर है, यहां पे जो v2 है वो शून्य है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, m2 इंटू 0 बराबर, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आराम से इसमें आ जाएगा। क्या चीज है, m1u1 प्लस 0, डायरेक्ट लिखने बजाय मैं ऐसा लिखता हूं m2 इंटू 0, क्योंकि u2 क्या रखा है हमने, 0। अब इसके लिए देखो आप, ये हो गया कंप्लीट हमारा टक्कर से पूर्व का। ठीक है, टक्कर से पूर्व हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं टक्कर के बाद में क्या हुआ है। तो टक्कर के बाद में हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, टक्कर के बाद अब इस तरफ का हम देखेंगे। इस तरफ में अगर हम देखो तो आपका m1 गया है इधर, तो m1 के लिए v1 क्या होगा, m1 v1 क्या होगा, x एक्सिस में v1 का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, x एक्सिस में v1 cos थीटा आ रहा है। तो मैं यहाँ v1 नहीं लिखूंगा, मैंने उसको x अक्ष और y अक्ष में डिवाइड कर दिया है,
तो मैं यहां लिखूंगा v1 cos थीटा, v1 cos थीटा प्लस m2 के लिए क्या आ रहा है, m2 के लिए क्या आ रहा है, v2 cos फाइ, v2 cos फाइ। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, m2 v2 cos फाइ। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m1 u1 प्लस इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाइ। ठीक है, ये किस केस में आया है हमारा, ये हमारा x अक्ष के केस में आया है। अब हम देख लेते हैं y एक्सिस में क्या होगा ये। अब हम देख लेते हैं y अक्ष में। y अक्ष में क्या होगा, y अक्ष में अब आप निकालो, अभी हमने इसमें देखा x एक्स में, अब आप इसमें देखिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो टक्कर से पूर्व वाला तो कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, टक्कर से पूर्व तो सब जीरो ही है। यहां कुछ दिख रहा है टक्कर से पूर्व का कोई कंपोनेंट, कुछ हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इस केस में यहां पे जीरो ही लिखेंगे। टक्कर से पूर्व तो कुछ है ही नहीं ना y एक्सिस में, टक्कर से पूर्व जो भी है वो x अक्ष में ही है, y एक्सिस में कुछ भी नहीं है। तो बाद में टक्कर के बाद क्या क्या आ रहा है, तो आप देखो यहां पे m1 के लिए, इसके लिए m1 के लिए v1 का कौन सा कंपोनेंट है, m1 के लिए है m1 v1 साइन थीटा। ठीक है, और इसके अपोजिट में, ये तो इस डायरेक्शन में हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, डायरेक्शन यहां पे अपोजिट है तो माइनस साइन लगा दूंगा, माइनस इस तरफ में क्या है m2 v2 साइन फाइ। तो आपको क्या मिल गया, ये m1 v1 साइन थीटा बराबर m2 v2 साइन फाइ। ये आपको किस किस इसमें मिला है, ये x अक्ष में आपको मिल गया है। अब हमने संवेग को तो देख लिया, अब हम गतिज ऊर्जा को देखते हैं, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित है तो उसमें, अच्छा गतिज ऊर्जा के केस में कोई एक्सिस की बात नहीं होती है। जैसे इससे पहले हमने संवेग में देखा कि संवेग को हमने x अक्ष में देखा, फिर y अक्ष में देखा, और फिर उसको हमने दोनों के इक्वेशंस निकाले। गतिज ऊर्जा में ऐसी कोई बात नहीं होती कि गतिज ऊर्जा की कोई दिशा की बात यहाँ इंक्लूड नहीं होती है। हम बस ये बात करेंगे कि टक्कर से पूर्व कितनी गतिज ऊर्जा थी और टक्कर के बाद कितनी गतिज ऊर्जा है। तो वो हम देख सकते हैं कितनी थी गतिज ऊर्जा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 कितना है, 0 था, बराबर ये कितना आ जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो फाइनली तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1/2 भी हट गया अगर, तो हमें मिलेगा m1 u1 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये किस केस में आ गया आपका, ये आपका गतिज ऊर्जा के केस में आ गया कि m1 u1 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो ये जो हमने सारी चीज देखी प्रत्यास्थ केस में देखी है, अब हम इसी को देखेंगे अप्रत्यास्थ के केस में। ये हमने प्रत्यास्थ संघट्ट को देखा है, अब हम देखेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट
द्विविमीय। ठीक है, ये हम किसमें देख रहे हैं? द्विविमीय। ध्यान से अब डायग्राम को देखो आप। अप्रत्यास्थ है, क्या हो रहा है? ये एक आपका पिंड है M1, रैंडमली किसी एक जगह पे है। ये आपका M2 है और ये स्थिर है। ठीक है, M1 U1 वेग के साथ, U1 वेग के साथ ये जा रहा है M2 से टकराने के लिए। ठीक है, यहां पे दो एक्सिस, एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब ये आपकी जो पिंड है M1 वो टकराने जा रहा है M2 से, और एक्स अक्ष और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है थीटा लेके चल रहे हैं। जब ये दोनों टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद ये सीधी रेखा में नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखना है। टकराने के बाद ये थोड़ा तिरछा, माना आप देख सकते हो ध्यान से, ऐसे टकराया और ये थोड़ा झुक गया, इस तरफ चला गया, तभी तो द्विविमीय गति होगी ना। अगर वो एक ही सीधी रेखा में जाएगा तो फिर वो द्विविमीय संघट्ट कैसे होगा? वो यहाँ पे एक विमीय संघट्ट कहलाएगा, लेकिन ये द्विविमीय है। जैसे कि नहीं, हम किसी चीज को अगर पानी में फेंकते हैं तो वो जाएगी और फिर हल्की इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है कि ये टकरा तो रहा है लेकिन यहां से सीधे नहीं जा रहे हैं, ये टकराने के बाद थोड़ा सा टिल्ट होके फिर नीचे की ओर जा रहा है। तब हम उसे कहेंगे कि द्विविमीय संघट्ट यहाँ पे हो रहा है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जब ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो जो दोनों पिंड है, दोनों जो बॉडीज है वो टकरा जाती है और टकराने के बाद चिपक करके एक ही गति से आगे की ओर बढ़ती है। तो ये M2 स्थिर था, M1 यहां से U1 वेग से आया, इससे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों फाई एंगल बनाते हुए, और याद रखें थीटा और फाई बराबर नहीं है, थीटा फाई के बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग एंगल है। तो अब इसके अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज हुई। ये M2, ये आपका M1, M2 और दोनों की जो गति है वो v वेलोसिटी हो गई, कॉमन हो जाती है इसमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब क्या क्या। अच्छा, अब इसके हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, जैसा हमने इससे पहले किया था प्रत्यास्थ के केस में। तो अब ध्यान से देखो, U1 यहाँ जा रहा है तो इसका जो एक कंपोनेंट, अच्छा इसको मैं, आपको पता है ना, ये जो है वेग को जो सदिश है इसको मैं उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रखूंगा फिर उसके कंपोनेंट निकालूंगा। तो मुझे इस तरफ में क्या लेना है? इस तरफ में मुझे मिलेगा कॉस, ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं इस तरफ, ये हो जाएगा आपका U1 कॉस थीटा, और इस तरफ में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U1 साइन थीटा। ठीक है, ये किसके केस में हो रहा है? ये आपके केस में हो रहा है जब ये पिंड इस ओर आ रहा है, तो इसको मैंने, इसके वेग को मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष में डिवाइड कर दिया है कंपोनेंट्स के द्वारा। सेम अब इनके लिए हम देखें तो, इन बॉडीज के लिए, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका कितना? v cos फाई, और ये हो जाएगा आपका v sin फाई होगा। हमने इसके लिए इस वेलोसिटी, टकराव के बाद की वेलोसिटी के लिए हमने यहां पे निकाल लिया, ये v sin फाई है और ये v cos फाई हो गया है। तो चलो अभी हम देखते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्ट है तो हम अच्छे से जानते हैं कि अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में क्या होता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन इसमें जो गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती, वो पूर्णतः उसका ह्रास हो जाता है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, संवेग x अक्ष में, s अक्ष की दिशा में, तो अगर आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है x अक्ष की दिशा में, तो हम देख सकते हैं यहां पे इस तरफ है M1 U1 cos थीटा, ये M1 है
तो एक्स अक्ष में क्या हो जाएगा ये m1 u1 cos थीटा, ठीक है, एक्स अक्ष में। और एक्स अक्ष में ये तो 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 ही रहेगा यहां, प्लस 0 बराबर बराबर कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, m1 u1 cos थीटा प्लस 0 बराबर, बाद का आप देखो यहां क्या मिल रहा है v cos फाइ, तो यहां आपको मिलेगा m1 प्लस m2 v cos फाइ, ठीक है। तो यहां क्या मिल गया बेसिकली आपको m1 u1 cos थीटा बराबर m1 प्लस m2 v cos फाइ, ठीक है। ये हमें मिल गया है एक्स अक्ष की दिशा में। अब हम देखते हैं y अक्ष की दिशा में। तो y अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा ये वाला देख लिया, अब आप इस पे देखिए, इस पे आपको क्या मिलेगा m1 u1 साइन थीटा m2 का 0 ही रहेगा, बराबर टकराने के बाद क्या मिल रहा है आपको m1 प्लस m2 v साइन फाइ, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको m1 u1 साइन थीटा बराबर m1 प्लस m2 v साइन फाइ। ये आपको मिल गया है संवेग, किस केस में ये मिल गया है हमें संवेग, जब पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट है, जब पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को नहीं देखेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का पूरा ह्रास हो जाता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ पे, तो हम सिर्फ इसमें किसको देख रहे हैं संवेग को। और जैसे हमने 2 डायमेंशन में देखा है, इसमें दोनों चीजों को, प्रत्यास्थ को भी और अप्रत्यास्थ को भी, कि किस तरीके से 2 डायमेंशन में ये टकराने के बाद थोड़ा सा टिल्ट होके ये दोनों चिपक करके वी वेलोसिटी से आगे बढ़ गए। तो ये जो पूरा टॉपिक है कोलिजन का वो हमने समझ लिया है संघट्ट का, जिसमें हमने प्रत्यास्थ संघट्ट को देखा है, अप्रत्यास्थ संघट्ट को देखा है, और एक डायमेंशन में देखा, एक द्विमीय में देखा, और 2D में भी हमने इसको देखा, और फाइनली ये सारी चीजें डेरिवेशन हमने इसके सॉल्व की। तो ये जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। टक्कर किसी भी तरीके की हो, संवेग का संरक्षण सभी पर लागू हो जाता है, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण टक्कर के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से आप फ्यूके एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और साथ ही साथ फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।